गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मेथड ऑफ टीचिंग जो है, यानी शिक्षण विधियां जो है उस शिक्षण विधियों के आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है और उन्हीं के बारे में। दोस्तों देखिए, शिक्षण विधिया जो है उसका मतलब क्या है, कि शिक्षण विधिया जो है उसका मतलब क्या है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपके शिक्षक के लिए जरूरी है, क्यों आपके छात्र के लिए यानी टीचर और लर्नर के लिए क्यों जरूरी है, उन्हीं पे बात करेंगे। और कुछ दो दो महत्वपूर्ण, हालांकि बहुत सारी टीचिंग मेथड जो है वो आपकी यूज में ली जाती है, लेकिन आज जो बात करेंगे वो केवल और केवल हम दो जो टीचिंग मेथड है, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमनात्मक और जो निगनात्मक विधियां हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इन विधियों को हम जान जाएंगे तो देन आगे जो भी आपकी विधियां आएगी, चाहे वो हरेस्टिक मॉडल हो, चाहे वो जितनी भी और विधियां हैं, हम झंझावाती विधि की बात करें या तमाम तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, ये तमाम जो विधियां हैं इनको हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आई होप कि ये जो आपका मेथड ऑफ टीचिंग है ये ना केवल यूजीसी नेट के लिए बल्कि किसी भी परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, कि अगर शिक्षण विधियों की बात करें यानी टीचिंग मेथड की बात करें, तो जिस ढंग से शिक्षण शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। यानी टीचिंग मेथड क्या होगा, यानी टीचिंग मेथड का अर्थ क्या है। दोस्तों देखिए कि टीचिंग मेथड जो है वो आपकी है क्या, यानी मैं कहूं कि टीचिंग मेथड जो है वो है क्या। तो टीचिंग का मतलब क्या है, शिक्षा, और मेथड का मतलब क्या है, आपकी प्रक्रिया। आपका शिक्षण किस प्रकार से करवाया जाता है। आप शिक्षण में कौन होगा मुख्य रूप से, एक जो होगा वो टीचर होगा आपका, सेकंड होगा वो आपका स्टूडेंट होगा। अब ये स्टूडेंट टीचर जो है इसको ज्ञान प्रदान करेगा, स्टूडेंट जो है इससे अगर वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का आपका कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है कि टीचर जो है वो आपका इनको ज्ञान प्रदान कर रहा है स्टूडेंट को। स्टूडेंट जो है अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो स्टूडेंट भी इनसे रिस्पॉन्स जो है इनको देगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि वन वे टू वे जो कम्युनिकेशन था उसकी बात की थी। तो यहाँ पे केवल और केवल हम इतना आपको बताना चाह रहे हैं कि टीचिंग मेथड जो होती है दोस्तों, उस टीचिंग मेथड के अंदर आपके क्या है कि आप कोई भी शिक्षक होगा, कोई भी टीचर होगा, चाहे वो स्कूल का टीचर हो सकता है, इंटरमीडिएट टीचर हो सकता है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, देन वो अपने छात्रों को किस प्रकार से अपना ज्ञान जो है वो शेयर कर रहा है और छात्र जो है कितना उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना उससे ज्ञान जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के बीच में जो आएगी वो आपकी क्या होगी, वो क्या होगा दोस्तों, आपका टीचिंग मेथड होगा। अब आप देखिए कि शिक्षण विधि जो है उसका हम व्यापक अर्थों में अगर कहें, व्यापक अर्थों में अगर उसका प्रयोग करें, तो एक और तो इसके अंदर क्या होती है, आपके अनेक प्रकार की प्रणालियां होती है, यानी बहुत सारी आपकी मेथड होती है। और मुख्य रूप से आप जानते हो दोस्तों कि मेथड जो होती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है। टीचिंग के अंदर आपकी तीन प्रकार की मेथड होती है। पहली जो आपकी शिक्षक केंद्रित होगी, दूसरी आपकी जो होगी वो आपकी छात्र केंद्रित होगी, और तीसरी जो होगी वो मिश्रित होगी। इन तीनों की बात हम अलग लेक्चर में करेंगे, तब उनको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक केंद्रित वो विधि होगी जिसमें पूरे के पूरे छात्र जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, शिक्षक पे। यानी किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से ज्ञान जो है वो शेयर करना है, नॉलेज को किस प्रकार से शेयर करना है, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेगी, आपके टीचर पे डिपेंड करेगी। तो टीचर जिस प्रकार से चाहेगा वैसे अपनी शिक्षण पद्धति को वो यूज, जिस जिस शिक्षण पद्धति को चाहेगा उसको यूज में ले सकता है, और जैसे जैसे चाहेगा वैसे वो छात्र को ज्ञान शेयर कर सकता है। तो शिक्षक केंद्रित का मतलब है कि पूरी तरह वो डिपेंड किस पे, आपके शिक्षक के। देन दूसरी की मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरी है आपके छात्र केंद्रित। इसमें क्या है कि किस प्रकार से अधिगम जो है, यानी
लर्निंग जो है वो आपकी किस तरह से करनी है, सीखना किस प्रकार से है, आपके आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ये छात्र पे डिपेंड करेगी। यानी छात्र जो है जैसा चाहेगा वैसा वो अपना ज्ञान जो है उसको अर्जित कर सकता है। ये आपका छात्र पे डिपेंड करेगी। मिश्रित में क्या होगा कि कुछ चीजें जो है वो आपके टीचर पे डिपेंड करेगी, देन कुछ चीजें जो है वो आपका छात्र पे डिपेंड करेगी। तो ये सब चीजें जो है जो मेथड जो है वो 3 टाइप्स की आपकी मेथड है। पहली मैंने आपको बताई शिक्षक केंद्रित, दूसरी छात्र केंद्रित और तीसरी जो है मिश्रित की, दोनों के आधार पे। तो इसी के आधार पे हमने जाना कि शिक्षण जो है उसके अगर व्यापक अर्थों में बात करें तो व्यापक अर्थों में उसके अंदर अनेक प्रकार की प्रणालियां हैं, अनेक प्रकार की योजना है। यानी उसके अंदर जब शिक्षण कराता है कोई भी टीचर तो उसके बहुत सारी योजनाएं बनाता है। हमने पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम की भी बात की थी एक पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो उसमें भी क्या है कि वो किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, किससे पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है, ये सब चीजें जो है वो किस में आएगी दोस्तों, टीचिंग इसमें आएगी, आपकी टीचिंग मेथड में आएगी। तो हमने मेथड की भी बात की थी कि 3 प्रकार की योजनाएं क्या बनाता है ये टीचर, इतने सारे आपके कंसेप्ट को लेके और टीचिंग करवाता है। जब वो टीचिंग स्टार्ट करता है तो इतने सारे कंसेप्ट जो है उसके माइंड में होते हैं। तो अगर शिक्षण मेथड की बात करें तो उसमें अनेक प्रकार की आपकी प्रणालियां, जिसकी 3 प्रकार की हमने बात की थी, और योजनाएं जो ये बहुत सारी आपकी योजनाएं है वो शामिल होती है। अगर व्यापक अर्थ में बात करें, अगर मैं कहूं कि अगर शॉर्ट में हम बात करें या एक छोटी सी परिभाषा के रूप में अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा कि शिक्षण जो टीचर है वो अगर छात्रों को ज्ञान के अंदर किस प्रकार की विधि का प्रयोग कर रहा है, किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है ज्ञान प्राप्त करने में, वो क्या है उसके ज्ञान प्रदान करने में, तो वो क्या है शिक्षण विद्या है। लेकिन व्यापक अर्थों में करें तो बहुत सारी प्रणालियां इसके अंदर है, बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर है। दूसरी ओर देखें दोस्तों तो इसके अंदर बहुत सारी आपकी प्रक्रिया भी शामिल होती है। यानी प्रक्रिया का मतलब हो गया कि किस किस तरह से, किस किस लेवल से होके आपकी टीचिंग जो है वो जाएगी, या किस किस लेवल से होके आपकी टीचिंग जो है वो करवाई जाएगी, ये उसका क्या हो गया दोस्तों, व्यापक अर्थ हो गया। तो शिक्षण विधि जो है उसका क्या हो गया आपका, 2 प्रकार से होगा। शिक्षण विधि जो है वो आपकी 2 प्रकार से हो गई। अगर मैं बात करूं तो एक उसका करें तो व्यापक अर्थ, दूसरा उसका करें तो केवल अर्थ के रूप में बात करें। ठीक है, अर्थ के रूप में तो क्या हो गया, वो विधि हो गई। अगर मैं व्यापक की बात करूं दोस्तों तो उसमें योजनाएं आपकी शामिल होगी, देन उसमें आपकी प्रक्रियाएं शामिल होगी, देन उसमें आपकी प्रणालियां शामिल होगी। तो ये सब चीजें जो है किसमें शामिल होगी, इसके अंदर व्यापक। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी लोग जो है इस शिक्षण विधि को, इसके अंदर जो युक्ति आती है कि युक्ति जो है, युक्तियों को क्या कर लेते हैं, शिक्षण विधि मान लेते हैं कि यानी किस युक्ति से पढ़ाया जाता है वही क्या है, शिक्षण विधि है। सपोज दैट युक्ति से क्या तात्पर्य है यहाँ पे आपका, युक्ति से सपोज दैट यहाँ पे मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, देन अदर कोई व्यक्ति है वो व्हाइट बोर्ड यूज में ले रहा है, देन अदर जो व्यक्ति है वो ग्रीन बोर्ड यूज में ले रहे हैं आपका। तो हम क्या करते हैं कई बार दोस्तों ये सोच लेते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और आपका डिजिटल बोर्ड जो है ये क्या है, शिक्षण विधि है। जबकि युक्ति, जिस युक्ति का काम में लिया जाता है, चाहे डेमोस्ट्रेटेड विधि हो, चाहे आपकी ग्राफ की विधि हो, चाहे आपकी मानचित्रावली हो, या तमाम तरह की जो माइंड मैपिंग वाली है, तमाम तरह की जो आपकी बात आती है वो विधि नहीं है, वो मेथड नहीं है। मेथड जो है उसमें योजनाएं, प्रणालियां और आपकी प्रक्रियाएं जो है वो सारी शामिल होती है, इसको टीचिंग मेथड कहा जाता है। तो आई होप टीचिंग मेथड क्या है ये आपके क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण विधि जो है वो किसको कहा जाता है।
अब दोस्तों देखिए, इससे आगे चलते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि आज्ञानात्मक शिक्षण विधि और निगमनात्मक शिक्षण विधि। हालांकि लेक्चर यही था, लेकिन उससे पहले अगर आपको टीचिंग मेथड के मीनिंग का पता नहीं होगा तो फिर इन वीडियो को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों देखिए, हमारे पास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पहले करेंगे आज्ञानात्मक और दूसरा जो है वो निगमनात्मक। ये दो विधियां जो है वो हम इसलिए आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि दोनों विधियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी दोनों प्रोसेस जो है वो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आप किसी भी लेवल की टीचिंग करा रहे हैं, चाहे आप विद्यालय लेवल की टीचिंग करा रहे हैं, चाहे आपकी कॉलेज लेवल की टीचिंग है या आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग, इन सब में क्या है कि इसमें से एक मेथड आपकी यूज होगी, या तो इंडक्टिव मेथड होगी या डिडक्टिव मेथड होगी। आप देखिए कि जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, कॉलेज की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो आप मेथड यूज में लोगे वो होगी निगमनात्मक विधि। यानी डिडक्टिव मेथड जो है वो किसके लिए होती है? बड़े छात्रों के लिए यूज में ली जाती है। और कहने का मतलब है कि जो आपकी आज्ञानात्मक विधि है, इंडक्टिव जो मेथड है, वो आपके स्मॉल क्लास के लिए आपकी यूज में ली जाती है। अब थोड़ा सा इसको जानने इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस इंडक्टिव और जिस डिडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कौन सी बेहतर है, तो हम कहेंगे कि इंडक्टिव जो मेथड है वो आपकी दोस्तों सबसे बेटर है। क्योंकि इंडक्टिव जो मेथड है उसके अंदर आप जो है छात्र को बहुत इन्वॉल्व होना होता है, या कह सकते हैं कि इंडक्टिव जो मेथड है यानी आज्ञानात्मक जो विधि है वो किस पे डिपेंड करती है? आपको छात्र केंद्रित विधि। ये क्या है दोस्तों? छात्र केंद्रित है। जबकि डिडक्टिव विधि की बात करेंगे तो डिडक्टिव जो विधि है वो क्या है? आपकी टीचर बेस्ड है, यानी टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको जानते हैं इंडक्टिव मेथड को। हो सकता है आपके पास नाम इंडक्टिव मेथड आ जाए या आज्ञानात्मक विधि आ जाए, दोनों एक ही बात है दोस्तों। इस विधि के अंदर मुख्य रूप से जो बात हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो यही है कि ये जो मेथड है ये एक तो आपकी लो से हाई की तरफ जाती है, यानी लो से हाई की तरफ जो मेथड जाती है उससे हम इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली आपकी विधि है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर जो है सामान्य नियम या सिद्धांत जो है आपके कोई प्रिंसिपल हो गया, कोई रूल हो गया, उसको लागू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, देन उसके बाद कोई उस जिस पर्सन का या जिस समस्या जिस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हैं उसके विषय में आपके नियम है, रूल है, वो बाद में प्रिंसिपल जो है वो बाद में बताए जाते हैं। आगमन विधि के जनक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका जनक माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु जो है इसका जनक माना जाता है इंडक्टिव मेथड का। अगर मैं उदाहरण के रूप में इस इंडक्टिव मेथड के बताने के प्रयास करूं आपको, तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को कई वाक्य दिए जाते हैं, यानी कई स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनसे फिर प्रश्न पूछते हैं और इन वाक्यों में क्या समानताएं दिखाई देती है, ऐसा जिस विधि के अंदर पूछा जाता है वो विधि क्या होती है? इंडक्टिव विधि के नाम से जानते हैं। तो इस विधि की अभी तक जो बात की, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों। इसके अंदर जो है उदाहरण क्या होते हैं आपके पहले दिए जाते हैं, और नियम जो है या प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो आपके क्या होते हैं? बाद में लागू होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नियम और प्रिंसिपल जो है वो बाद में लागू होंगे, उदाहरण पहले दिए जाएंगे। और निगमन जो होगा वो भी इसकी उल्टी होगी, उसमें नियम या प्रिंसिपल जो है पहले लागू होंगे आपके और उदाहरण आपको बाद में दिए जाएंगे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों हम, शिक्षण की आज्ञानात्मक विधि का उदाहरण। अब आज्ञानात्मक विधि जो है ये मुख्यतः कहाँ पे यूज आती है? ये जैसे कि मैथ वगैरह के मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा यूज ये आपकी आज्ञानात्मक विधि होती है। अगर आपसे पूछे कि अगर मैथ को सही ढंग से समझना जानना है या मैथ को सही ढंग से अगर छात्र को समझाना है तो हम कौन सी विधि जो है वो आपकी यूज में लेंगे, तो वो आपकी आज्ञानात्मक विधि होगी, आज्ञानात्मक मेथड। अब इस आज्ञानात्मक विधि के उदाहरण की बात करें तो आज्ञानात्मक विधि जो है उसके अंदर व्यवहारिक उदाहरणों को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 4 चरणों के अंदर होगी। इसके एक तो आपको क्या याद रखना है, अभी तक जो आज्ञानात्मक विधि हमने पढ़ी है
उसमें आपको क्या याद रखना है आगमनात्मक विधि में? पहली चीज तो क्या है इसके अंदर दोस्तों, पहली चीज तो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। देन ये क्या है, व्यवहारिक है, और इसमें नियम जो है वो क्या होते हैं आपके बाद में लागू होते हैं, बाद में लागू होते हैं। अब इसके चरणों के बाद पूछ सकता है कि इसके अंदर स्टेप जो है वो आपके कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 4 स्टेप माने गए हैं, यानी 4 स्टेप जो है उसके अंदर आपकी आगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव जो मेथड है वो काम करती है। ये 4 स्टेप कौन कौन से है अभी जानते हैं कि पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1, वो क्या होगा हमारा कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। उदाहरण जो है वो दिया जाएगा, जैसे कि आप किसी छात्र जो है उसको मैथ का एक उदाहरण दे रहे हो और उसको शिक्षक जो है बोर्ड पे कई गुण समीकरण लिखता है, यानी मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 3 3 3 4 3 और 3 5 5 3 5 into 3। अब दोस्तों ऐसे लिखा और छात्रों के सामने जब हमने उनको बताया कि ये आपका एक उदाहरण है, हमने क्या कर दिए कि उनको कई सारे उदाहरण दे दिए, कई सारे उदाहरण जो है हमने दे दिए। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक दो विधि है, उसके अंदर दोस्तों पहले क्या होता है, नियम आता है या आपका प्रिंसिपल आता है या आपका उदाहरण आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आगमनात्मक जो विधि होगी उसके अंदर सबसे पहले जो आएगा वो आपका उदाहरण आएगा। हम एक उदाहरण नहीं कई सारे उदाहरण जो है उनके सामने पेश करते हैं। देन उस उदाहरण में से दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, प्रश्न पूछना। अब जो शिक्षक होगा उसने उदाहरण दिया कि ये आपको ये कई सारे उदाहरण दिए हैं। देन शिक्षक जो है वो छात्रों को पूछता है कि अब जो ये संख्याएं हैं इन संख्याओं में से आपने क्या नोट किया, यानी ये संख्या 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 3 जो है इसमें से आपने क्या नोट किया। तो कुछ छात्र जो है वो हो सकता है कुछ भी ना बता पाए, कुछ छात्र जो है वो अलग बताए कि ये सभी जो है आपकी 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ छात्र जो है वो इधर कहे कि इधर की संख्या जो है आपकी सेम है लेकिन इधर 1 जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अब बात जब करते हैं तो आप देखेंगे कि जब बात हम करें तो जैसे ये हमारा उदाहरण था, तो यहाँ तरह तरह के जो है छात्रों के निकल के आएंगे, वो अपने माइंड से क्या करेंगे, सोचेंगे। तो इस विधि का सबसे बेस्ट जो आपका कह सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता या गुण कह सकते हैं, वो क्या है कि छात्र जो है उसको सोच को बढ़ाना है, यानी छात्र जो है वो खुद अपनी सोच डेवलप करे, क्योंकि हम अगर उसे पहले ही बता देंगे कि 2 into 3 का मतलब होता है 6 या 3 into 3 का मतलब होता है 9, तो वो खुद नहीं सोच पाएगा। तो इंडक्टिव जो मेथड होगी उसका मेन रीजन क्या है आपका कि छात्र को सोचने के लिए मजबूर करना। अब यहाँ पे आप देखिए 6 9 12 और 15। अब पहले मैं एक छात्र ए को पूछता हूँ, ए क्या कहता है, मेरे को एक आंसर आया कि इधर जो है आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। बी को पूछा तो हो सकता है बी कह दे कि सब में 3 आ रहा है। सी को पूछा दोस्तों तो सी ये कहेगा कि इनमें क्या हो रहा है आपका कि जब भी हम किसी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका अंतर जो होगा वो 3 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये क्या हुआ कि उस छात्र का सही जवाब हुआ यहाँ 6 6 + 3 9 + 3 12 + 3। तो ये इस प्रकार से जो है उसने अपने सोचा, उसने दिमाग लगाया कि हमेशा जब 3 को मल्टीप्लाई किसी संख्या से करेंगे तो देन उसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से पहले हम उदाहरण दिया, फिर हमने इसको पूछा, और तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, तीसरा स्टेप जो है दोस्तों वो ये परिकल्पना का विकास होता है उनके अंदर। परिकल्पना का जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो परिकल्पना का विकास होगा, यानी हाइपोथेसिस करेंगे, वो सोचेंगे कि किस ये संख्या कैसे आई। एक छात्र हो सकता है नहीं सोच पाए और दूसरा छात्र बता दे, हो सकता है तीसरा छात्र जो नहीं सोच पाए, अलग अलग तरीके से। तो तीसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, परिकल्पना का विकास होना, जिससे क्या है छात्र जो है उसे सीखने के लिए प्रेरित करना है। इसका मतलब क्या है, छात्र जो है उसे सीखने के लिए प्रेरित करना है। चौथा जो स्टेप होगा, इसका जो अंतिम स्टेप है दोस्तों, इसको नियम को सामान्यीकरण करना, यानी इस स्टेप में आकर आखिर स्टेप में आकर हम छात्र को बताएंगे
जिस छात्र ने निकाल लिया वो तो ठीक है, नहीं निकाल पाए उनको ये बताएंगे कि आप जो है हमेशा किसी भी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनका अंतर जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो नियम और जो आपके प्रिंसिपल की बात है वो हमने किस स्टेप में लाए हैं, यहाँ पे फोर्थ यानी लास्ट स्टेप में लाए। तो आगमनात्मक विधि है, उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हम पहले उदाहरण देते हैं, देन उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, सेकंड में, थर्ड में हम सामान्यीकरण करते हैं, फोर्थ में हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं थर्ड में, और फोर्थ में हम क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, और जिसमें हम रूल और रेगुलेशन और प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा और किस तरह से वो काम कर रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर पहले ही छात्र को बता दिया जाए तो वो अब खुद नहीं सोच पाएगा और वो केवल और केवल नियम जो है, रूल जो है, उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करेगा। तो ये जो है इसके 4 स्टेप है, वैसे 5वां स्टेप भी है लेकिन आपको याद जो है दोस्तों 4 स्टेप रखना है। अब ये विधि को देख के आपको क्या लगा, इस विधि को जब हमने पढ़ा है दोस्तों, एक तो ये लगा इसके नियम जो है वो सबसे बाद में आता है। ये विधि नीचे से ऊपर चलती है, नीचे से ऊपर का मतलब हो गया छात्र टीचर जो है वो आपका कहाँ पे टॉप लेवल पे, छात्र जो है कहाँ पे निम्न लेवल पे, तो छात्र से टीचर की तरफ क्या कर रही है, वो रन कर रही है आपकी। थर्ड जो है इसके अंदर ये आपका जो है ये मैथ जैसे विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल जो विषय है वहां पे करके देखने के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और करके सीखना जो है वो इस मेथड का या इस सिद्धांत का या इस प्रिंसिपल जो है टीचिंग मेथड, इसका मुख्य काम है। अब दोस्तों देखिए इसके लाभ क्या क्या है, क्योंकि कोई भी मेथड होगी उसके कुछ डीमेरिट्स होंगे, कुछ मेरिट्स होंगे, यानी लाभ और हानियां होंगे। पहले मैं लाभ की बात करूं दोस्तों, आगमन विधि द्वारा नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। यानी नवीन ज्ञान कैसे मिला कि मैंने एक छात्र को 2 into 2 पूछा तो हो सकता है 4 आए, 3 into 2 पूछा तो हो सकता है 6 आंसर आया। लेकिन एक छात्र क्या करेगा कि इधर +1 हो रहा है, इधर आपका कुछ नहीं हो रहा, दूसरा सोचेगा कि इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो तमाम तरह की चीजें जो है खोजने, नए नए तथ्य, नए नए फैक्ट जो खोजने के लिए इस देव जो है आपकी ये विधि प्रेरित करती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में वो यही पूछा जाता है कि कौन सी विधि जो है वो आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी जो मेथड है वो कौन सी, आगमनात्मक या निगमनात्मक। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और ये मनोवैज्ञानिक विधि आपकी क्यों है, क्योंकि जब कोई भी छात्र है वो अपने दिमाग से उन जो आपने उसको टास्क दिया है उस टास्क के बारे में वो जब अपने खुद के दिमाग से उसका सोल्व करने का प्रयास करेगा, मन का जब यूज करेगा, तो मन के विज्ञान को अगर यूज कर रहा है इसका मतलब कौन सी मेथड हुई, मनोवैज्ञानिक मेथड। ये विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली विधि है, यानी सरल से जटिल की ओर चलती है ये विधि। ये मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, इतने वो सक्रिय और प्रसन्न रहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं, जिससे छात्र जो है कहीं ना कहीं बिजी रहता है, वो अपने दिमाग से सोचता रहता है क्या गलत है क्या सही है, उसको पता नहीं रहता। और जब नियम और प्रिंसिपल का पता नहीं रहेगा तो वो कुछ न कुछ आपके प्रयास करता रहेगा। तो संलग्न जो है बालक किस में रहता है, इसमें रहता है। इससे उससे की क्या होती है, रचनात्मकता बनी रहती है, चिंतन बना रहता है, उसमें अनेक गुण जो है वो आपके विकसित होते हैं। आगमन विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले बालक सीखने के प्रत्येक जो स्तर है उसको पार करना पड़ता है। यानी पहले वो प्रयास करता है, फिर दूसरे छात्रों को देखता है, फिर कुछ टीचर से पूछता है, तो कई स्टेप जो है उसके एक प्रॉब्लम में मिल जाते हैं। इस विधि में दोस्तों उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। यानी वो क्या करता है कि कुछ ऐसे नियम जो सामान्य नियम जैसे हम अपने ही डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिखा कि 20 का जैसे टेबल जो है वो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब छोटे होते तो इस प्रकार लिखते थे ना कि 0 0 0 और 0। तो ये क्या है, कोई सिद्धांत या कोई आपका रूल नहीं है, ये अपने द्वारा अपने इंडक्टिव जो मेथड है उसी का कोई ना कोई आपका उपजा हुआ एक उदाहरण कह सकते हैं, किसी के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह के उदाहरण जो है, इस तरह की जो नियम जो है, सामान्य नियम स्वयं के जो नियम है वो बन के इससे निकल के आते। इसके द्वारा दोस्तों जो मस्तिष्क जो है उसके अंदर उसकी
मेमोरी जो है, उस मेमोरी के अंदर क्या होता है, आपका स्थायी किसी चीज का उसके अंदर डेवलप हो जाता है। यानी एक नियम रूल है, आप पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद में आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप खुद से कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करते हैं तो देन भूलने की गुंजाइश जो है वो इसमें कम रहती है। अब दोस्तों इस विधि के दोष भी है, ऐसा नहीं कि ये विधि जो है इसमें सारे गुण है, अगर गुण होते तो फिर इंडक्टिव विधि भी नहीं आती। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो आपके अवगुण है या दोष है वो क्या है, इसमें शक्ति और समय जो है वो दोनों अधिक लगती है। यानी हमने 5 उदाहरण दे दिए दोस्तों, और 5 उदाहरण जो है छात्र अगर निकालेगा तो उसमें उसकी शक्ति, ऊर्जा और उसका समय जो है वो बहुत बर्बाद होगा। यानी मैंने ऐसे दे दिया, तो हो सकता है हमें तो इसका जो है आंसर आपका पता है, लेकिन छात्र को इसका पता नहीं होगा। तो छात्र कभी इधर से मल्टीप्लाई करेगा, कभी इधर से मल्टीप्लाई करेगा, देन कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, तमाम जो चीज है उससे उसका समय और शक्ति जो है वो नष्ट हो। ये विधि जो है दोस्तों, ये आपकी कह सकते हैं इसका एक दोष है कि अगर सामान्य से बालक है, छोटा बालक है, तो वो इस विधि से, इसके सवाल या इस विधि से कोई भी उदाहरण है, कोई भी आपका जो पर्सन है उसका आंसर नहीं दे पाएगा। इस विधि से केवल वही जो है आंसर दे पाएगा जो कि बुद्धिमान छात्र है, आपका बड़ा छात्र है। और इस विधि में अगर किसी छात्र ने, मान लो मैंने 2 छात्रों को दिया, मैंने 3 छात्रों को जो है ये उदाहरण दिया, उसका ए बी सी 3 छात्र आपके, ए ने जो है इसका उत्तर निकाल लिया, तो बी और सी को अगर नहीं आता है तो ये क्या करेंगे, आग मीच कर, या कह सकते हैं कि अंधा भरोसा किस पे करेंगे, ए पे करेंगे। ए ने जो निकाला है वो आपका सही है, वही वो क्या करेंगे, बी और सी भी हमें क्या बता देंगे, 4 बता देंगे, जबकि है सही लेकिन खुद से वो कोशिश नहीं कर रहे। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई बालक अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए, यानी वो ऐसे कह दे कि 4 मल्टीप्लाई जो है आपका 6 होता है, और अगर दिमाग में उसके चला जाए कि 6 ही होता है, तो कहीं ना कहीं जो है अशुद्धि की जो एक बात है वो उसके दिमाग में स्थायी रूप से उसको निवास कर सकती है, या स्थायी रूप से कह सकते हैं कि उसमें समा सकती है। ये दोस्तों, ये जो विधि है ये आपकी प्रत्येक विषय के अंदर नहीं दी जा सकती। यानी इस विधि का सोशल जो साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि उसमें ऐसे कोई उदाहरण हमारे पास में होते नहीं है जो कि इस विधि से आपको उनको बताया जा सके या सिखाया जा सके। ये विधि जो है ये आपकी सौम्य अपूर्ण है, और इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि जो है वो आपकी आवश्यक है। तो ये इसके दोस्तों दोष थे, और इसी दोषों के कारण आपका क्या आया, दूसरी जो विधि है, दूसरी जो मेथड है हम पढ़ेंगे, वो है आपकी आगनात्मक विधि, सॉरी निगनात्मक विधि, और निगनात्मक विधि को अब हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये निगनात्मक विधि जो है उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, उसको हमने इंडक्टिव यानी आगनात्मक को इंडक्टिव कहा था, ये आपकी डिडक्टिव मेथड है। और इसमें क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, और उसमें हम क्या कर रहे थे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे थे। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, फिर एक जो है कुछ उसका आंसर निकालते हैं, उसको नियम और जो प्रिंसिपल है वो बाद में बताते हैं। यहाँ पे क्या है, नियम और प्रिंसिपल पहले बताया जाएगा, देन उसको उदाहरण दिए जाएंगे। यहाँ पे एक तो इसकी क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। निगनात्मक जो विधि है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आपका सामान्य नियम या सिद्धांत से शुरू होती है और फिर उसे विशिष्ट उदाहरण या मामलों पे लागू करती है। उदाहरण क्या है कि शिक्षक जो है सभी छात्रों को क्या बताते हैं कि सभी कुत्ते क्या होते हैं, आपके जानवर होते हैं। यानी ये क्या है, आपके कुत्ते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि सभी कुत्ते जो है वो आपके क्या है, जानवर है। सामान्य नियम बताता है। देन फिर क्या करता है कि बबल एक कुत्ता है, यानी बबल नाम का कोई एक कुत्ता है, जो ये हो सकता है आपका बबल, इसलिए बबल एक क्या है, जानवर है, और ये बताता है। यानी बबल जो है वो कहता है कि सभी जो कुत्ते हैं वो क्या होते हैं, आपके जानवर होते हैं। सभी जो कुत्ते हैं वो क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ये बबल भी क्या है, एक कुत्ता है, इसलिए ये जानवर है। तो इस प्रकार से इसमें आपका बताया जाता है नियम, और आपके जो तर्क है, जो आपके कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है उसका यूज इसमें लिया जाता है। इसमें शिक्षण में उपयोग की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी
उन विषयों के छात्रों के लिए उपयोगी होती है जिन्हें कुछ पहले बुनियादी ज्ञान होता है। यानी ऐसे छात्र जिन्हें उस विषय के बारे में पहले से आपकी जानकारी होगी, तो उसके लिए कौन सी विधि होगी, आपकी डिडक्टिव जो विधि होगी, ये डिडक्टिव विधि आपकी इफेक्टिव होगी और वो नए ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो ये विधि छात्रों को अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ये विधि छात्रों को तर्क करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता जो है विकसित करती है। यानी कह सकते हैं कि हमने जो कुत्ते वाला उदाहरण लिया था कि सभी जानवर जो आपके क्या है, कुत्ते हैं। बबल क्या है, एक कुत्ता है, इसलिए वो एक जानवर है। तो अब हमसे जो है ज्यादातर तर्क कर सकते हैं कि बबल जो है एक जानवर कैसे है? क्योंकि सभी कुत्ते जानवर है, इसलिए उनको तर्क और निष्कर्ष के माध्यम से इसमें जो है आपका निष्कर्ष निकालने की जो है वो तर्क के माध्यम से उसमें विकसित होती है भावना। ये विधि जो है समय की बचत करती है, क्योंकि शिक्षक पहले ही क्या कर देता है, अवधारणा को स्पष्ट कर देता है, नियम जो है उसको स्पष्ट कर देता है। तो इससे ऊर्जा और समय की जो उसमें आपकी उसका दोष था, वो यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता के रूप में काम कर रही है। अब निगमन विधि के भी तो कुछ दोष है। यानी निगमन विधि जो है उसमें शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान जो है हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। यानी ये जो मेथड है दोस्तों, ये क्या है आपके ऊपर से नीचे की ओर है। वो जो थी वो नीचे से ऊपर की ओर थी, ये ऊपर से नीचे की ओर है। नीचे का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है और ऊपर का मतलब यहाँ पे टीचर है। तो टीचर जो भी ज्ञान देता है, अगर टीचर हमें कहे कि 20 मल्टीप्लाई 4 इंटू 100 है, तो छात्र क्या मान के चलेगा कि ये आपका सही है। और कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जिसको जो है स्कूल में कुछ बताया जाता है और बाई मिस्टेक जो है टीचर कुछ गलत बता दे उसको, और जब हम घर पे उसको ये प्रेशर करते हैं कि नहीं ये आपका गलत है, देन बेटे ये आपका सही होगा, तो वो नहीं मानता है। क्योंकि वो किस पे भरोसा करता है, अपने टीचर पे। तो कई बार जो है ये निगमन जो विधि है उसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा अगर कोई नियम या कोई अवधारणा उसको गलत बता दी जाती है, तो वो क्या है कि हर हालत में उसको स्वीकार करने का प्रयास करता है। निगमन विधि आगमन विधि से बिल्कुल उल्टी है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। और ये विधि वो विधि क्या थी, मनोवैज्ञानिक थी। ये आपकी अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अंदर छात्र जो है वो खुद नहीं सोच पाता, उससे पहले ही अपने नियम और अवधारणा जो है वो स्पष्ट होती है और देन उसके आधार पे वो आगे चलता रहता है। ये विधि जो है इसमें सिद्धांत और नियम जो है वो रटने के लिए बाध्य करती है। यानी आपको क्या है कि आपको ये बताया जाए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये है, या आपको बताया जाए कि 1/3 जो है 1/3 जो है इसका मान जो है कहीं ना कहीं 60.6 होगा। 1/4 जो है इसका 25 होगा। 1/5 जो है इसका 20 होगा। और 1/6 जो है इसका आपका 1/7 जो है इसका क्या होगा, 14 के आसपास होगा। तो इस तरह के ऐसे क्या होता है, पहले ही उनको बता दिया जाता है कि इस तरीके से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो और ये मान आएगा। कोई निकाल के इसको नहीं देखेगा, वो सीधा ही क्या करेगा, याद रखेगा और याद रख के इसको रटने की प्रवृत्ति जो होगी वो आपकी क्या होगी, रोट जो मेथड है वो इसमें यूज आती है। इसलिए इसका ये एक इसका डीमेरिट्स है। इस विधि में निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता है। यानी छात्र जो है खुद जो है कुछ कोशिश नहीं करता, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, और मानसिक दास्ता जो है विकसित हो जाती है। निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में स्थायी अंग नहीं बन पाता है, और जिसके कारण क्या है कि बालक बहुत लंबे टाइम तक उस चीज के बारे में आपका याद रखने में सक्षम नहीं होते हैं, और उससे उसमें रचनात्मकता जो है वो आपकी नहीं आ पाती है। तो ये जो चीज है ये किस में आई, आपकी निगनात्मक विधि में आई। तो आई होप आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा बेसिक सा लेक्चर था हमारा। हालांकि जो टीचिंग मेथड हमने बात की थी कि बहुत सारी मेथड है जिनको एक एक करके हम जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो हम 3 पार्ट में उसको बांटेंगे। टीचर केंद्रित जो है, छात्र केंद्रित जो है, मिश्रित केंद्रित जो है, फिर उसमें से सब डिवाइडेशन उसका करेंगे कि जो आपका टीचर केंद्रित है वो कौन कौन से है, छात्र वाली कौन कौन सी है, और मिश्रित वाली आपकी कौन कौन सी है दोस्तों, और उन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों क्या क्या विशेषताएं हैं, तीनों के क्या क्या दोष है, और क्रियात्मक जो है
शिक्षण विधि और तमाम तरह की जो है हम उसमें बातें करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है उसमें से आपको कुछ जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड थी उसके बारे में सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है दोस्तों वो हम हायर एजुकेशन के यानी यूनिवर्सिटी जो है उससे रिलेट हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो उसमें यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।